प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर हाजिर हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात अपन करेंगे। तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इन्होंने संविधान निर्माण के समय अपनी भावना को व्यक्त किया था और कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। ये कथन था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान अनेक दृष्टि से विश्व के जो अन्य संविधान हैं उनमें से एक अलग संविधान है, अलग पहचान रखता है। इस अलग पहचान के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की दूरगामी सोच थी। उन्होंने अपनी दूरगामी सोच के आधार पर भारतीय संविधान की जो विशेषताएं निर्धारित की, आज अपन चर्चा करते हैं उन मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, जिसमें संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों को उल्लेखित किया गया है। इस प्रस्तावना के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रस्तावना का जो एजेंडा था वो किस प्रकार से तैयार किया गया था। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन जानते हैं। सर्वप्रथम भारतीय संविधान निर्माताओं ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया। प्रथम बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक इसी प्रकार 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति कब गठित की गई? 29 अगस्त 1947। 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान था उसको अंगीकृत कर लिया गया, अर्थात भारतीय जो जनता थी उन्होंने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। मुख्य रूप से भारतीय संविधान का जो स्रोत था वो संविधान सभा द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य थे। प्रस्ताव जो दिया था, उद्देश्यों के लिए जो प्रस्तावनाएं बनाई गई थी वो, और साथ में ऑस्ट्रेलिया का संविधान मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में जाना गया है और इस कुंडली को प्रतिपादित करने वाले थे प्रोफेसर के.एम. मुंशी। इसी प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो देखते हैं अपन लिखित संविधान। किसी देश का संविधान लिखित और अलिखित भी हो सकता है। जैसे अपन बात करें ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन का संविधान केवल और केवल परंपराओं और वहाँ की जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़िवादिता है, जो प्रचलन है, उसी के ऊपर आधारित है, जो कि एक अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। जबकि भारतीय संविधान की बात करें तो ये संविधान लिखित रूप में है। इस भारतीय संविधान को लिखने में संविधान निर्माताओं को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन पूरे लग गए थे। अपन इस संविधान की मुख्य जो लिखित संविधान हैं
उनकी बात करें तो विश्व के संविधानों में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो सर्वप्रथम लिखित रूप में पेश किया गया। अब आता है विशाल और लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसकी विशालता का मुख्य कारण केंद्र और राज्य सरकारों के गठन और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन करना है। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो अलग अलग गठन की जो प्रक्रिया और प्रावधान कार्य प्रणाली जो दी गई, उसके कारण से इसका विस्तार अधिक हो गया। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग निर्धारित किए गए हैं, जबकि विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधानों की बात करें तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात की जाए तो 254 अनुच्छेद और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मात्र 128 अनुच्छेद रखे गए हैं, जो कि भारतीय मूल संविधान के अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां 22 भाग से काफ़ी पीछे हैं। अगली विशेषता आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत के संविधान में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य का भारतीय आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किस प्रकार से भारत अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करेगा, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। और ये किस प्रकार से किया गया कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, मतलब कि जो अंतिम शक्ति है, जो अंतिम जो ताकत है, वो भारतीय जनता के हाथों में निर्धारित की गई है। अगली विशेषता आती है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली का यह स्वरूप इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली के समान है। अर्थात जो इंग्लैंड में जो संसदीय शासन प्रणाली, वहाँ पर सरकार के 3 भाग किए गए। ठीक इसी प्रकार संसद को 2 भागों में बांटा गया। ठीक इसी प्रकार भारत की संसदीय शासन प्रणाली को भी ब्रिटेन से प्रेरित माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ है कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात सरकार के जो 3 अंग बनाए गए, 3 भाग किए गए, विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका कार्य करेगी, उस कार्यों को लागू करने का काम करेगी कार्यपालिका। जो भी बात होगी वो व्यवस्थापिका के प्रति ही होगी। अर्थात जो कार्यपालिका द्वारा कही गई बातें हैं वो व्यवस्थापिका द्वारा तैयार की गई हैं। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन आगे चल करके जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया, उसके द्वारा जो 7वां अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ये जो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया, उसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 301 के तहत। और ये जो 300A है, इसमें केवल और केवल जो संपत्ति का अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से किया गया है, अर्थात कहाँ से लिया गया है।
तो यह है अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों में समानता, मतलब जो मुख्य मुख्य मौलिक अधिकार जो रखे गए हैं, जो दिए गए हैं, वो है, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और नेक्स्ट है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, और अंतिम जो छठे नंबर का अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल मिलाकर के जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं, इनके संरक्षण का दायित्व केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में राज्य की नीति निर्धारण के मार्गदर्शन के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। अगली विशेषता आती है विद्यार्थियों मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान की जब मूल संविधान की बात करें तो पता चलता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन आगे चल करके जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया, उसमें एक समिति का गठन हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिश के आधार पर जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, और वो भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51(1) में इन मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। प्रारंभिक जो प्रावधान किए गए मौलिक अधिकारों के बारे में, इनकी संख्या 10 रखी गई, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो था 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा से संबंधित। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व था वो माता पिता, अभिभावकों और राज्य को प्रदान किया गया। अर्थात इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। विद्यार्थियों अगली विशेषता आ रही है एकल नागरिकता। सामान्य रूप से जब अपन बात करते हैं संघात्मक संविधान की, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। अर्थात एक नागरिकता संघ सरकार की और दूसरी राज्य सरकार की नागरिकता के रूप में जानी जाती है। लेकिन अमेरिका जैसे राष्ट्रों की बात करें, देशों की बात करें, तो वहाँ पर संघात्मक संविधान का प्रावधान किया गया जिसमें एकल नागरिकता रखी गई है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रखने के लिए जो संघीय संरचना बनाई, उसके बावजूद भी यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि संघात्मक संविधान में जहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है उसका उदाहरण है अमेरिका, और एकल नागरिकता की बात करें तो उसका उदाहरण है भारत। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इस शासन प्रणाली में जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अर्थात जो संसद में प्रतिनिधि जाते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर के जाते हैं। भारत में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ प्रश्न बन रहा है कि भारत में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए कौन सी वयस्क
जो प्रणाली है वो अपनाई गई है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार की मूल संविधान में न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और जो ये वयस्क मताधिकार संबंधी जो अधिनियम लाया गया 61वां 1989 में, यह अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि जिस भारतीय नागरिक ने न्यूनतम आयु 18 वर्ष की कर ली है, प्राप्त हो गई है, उसको बिना किसी भेदभाव या रोक टोक के मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में संविधान को सर्वोपरि माना गया है क्योंकि सरकार के सभी अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। परंतु भारत में इन दोनों से हटकर संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक संविधान होने के नाते संघ और राज्य के मध्य विवादों का समाधान और संविधान की व्याख्या करने का दायित्व न्यायपालिका का होता है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत ही आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो इसकी एक अपनी विशेषता को दर्शाती है। इसके लिए संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा पद से हटाने के प्रावधान भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं, जिससे उन पर सरकार द्वारा किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलापन का अनोखा मिश्रण। संविधान संशोधन की दृष्टि से संविधान कठोर और लचीले दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जिस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो उन्हें कठोर संविधान कहा जाता है, और जिस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो उन्हें लचीला संविधान कहा जाता है। जैसे अमेरिका के संविधान में संशोधन करना अत्यंत कठोर है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत ही आसान है। परंतु भारत के संविधान की बात करें तो इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों को मिश्रित किया गया है। इससे यह तात्पर्य है कि भारत के संविधान में कई अनुच्छेदों में आसानी से संशोधन किया जा सकता है और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही कठिन है। भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। एक है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत के साथ में आधे या आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त करना। इस प्रकार संविधान संशोधन की 3 विधियां भारत में निर्धारित की गई हैं। अगला है केंद्र अभिमुख संविधान। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के अनेक लक्षण होने के साथ साथ उसमें एकात्मकता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे एकल नागरिकता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, नए राज्यों के निर्माण की संसद को शक्ति आदि। इन सभी लक्षणों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि भारतीय संविधान में केंद्रीयकृत प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात संघ सरकार का बाहुल्य होता है। अगला प्रावधान है आपातकालीन प्रावधान। संकट काल के संबंध में हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 352, जिसके तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आती है तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा है अनुच्छेद 356, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या यूँ कहें कि राज्य सरकार अपनी शासन व्यवस्था चलाने में असफल होती है तो संघ सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू करती है। तीसरा प्रावधान है अनुच्छेद 360, जिसमें यदि राष्ट्र पर वित्तीय संकट का
खतरा मंडरा रहा हो तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा संघ सरकार कर सकती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपातकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह रहा कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है, अर्थात संघ सरकार ही सारे निर्णय लेती है। अगली विशेषता पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करेगा, परंतु सभी धर्मों को तटस्थ भाव से सम्मान संरक्षण प्रदान करेगा, अर्थात एक धर्म को मान्यता नहीं देगा। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगली है समाजवादी व्यवस्था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का भी समावेश किया गया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी राज्य से तात्पर्य है कि उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज अर्थात सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। देश के भौतिक संसाधनों का समानता के आधार पर इस प्रकार वितरण होगा कि धन का केंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं होगा। अगला है स्थानीय स्वशासन, अर्थात भारत गांवों का देश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य निकट भविष्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करेगा, जिसके अनुपालना में 1959 में पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले से की गई, जिसे बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान कर पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किए गए। अगला है विश्व शांति का समर्थक। वसुदैव कुटुंबकम सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करेगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान में विश्व शांति को बढ़ावा देने की बात की गई है। संविधान की भावना के अनुरूप भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति और पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसके तहत कानून निर्माण क्षेत्र में संसद को सर्वोपरि बताया गया है। साथ ही संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पुनरावलोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय उस कानून का संविधान के दायरे में रहकर पुनरावलोकन कर सकता है और अवैध पाए जाने पर संपूर्ण कानून या उसके उस भाग को अवैध घोषित कर सकता है जो कि संविधान का अतिक्रमण करता हो। इस प्रकार संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय किया गया है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 के तहत भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका संचालन करने का अधिकार भी दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के तहत सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2019 में सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में 332 के अनुसार विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। अर्थात
जो संविधान का अनुच्छेद 30 और 32 है, इसमें अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं। अगला है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के तत्वों के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था के तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे संघात्मक व्यवस्था के तहत शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान है। इसी प्रकार एकात्मक व्यवस्था के तत्वों के तहत एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान संशोधन में केंद्र द्वारा शक्तियों का विभाजन, केंद्र के पक्ष में आपातकालीन शक्तियां आदि का प्रावधान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संविधान में एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। अगला बिंदु है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिसके तहत राज्य नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा, आर्थिक समानता लाने का प्रयास करेगा आदि प्रावधान भी राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों में समाहित किए गए हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भारत का संविधान जनता की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांत पर आधारित है और भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जिससे कि हम आपके सुझावों से अवगत हो सकें। धन्यवाद।